बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो जी। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ जनवरी में आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज का प्रोग्राम बड़ा मानी खेज है जनाब, तमाम उन लोगों के लिए जो कि इस मुल्क की जिन 40% अब जो आबादी का हिस्सा जो कि ज़रात से मुंसलिक है, उनके लिए ख़ास तौर पर तजारत से मुंसलिक है, उनसे ख़ास तौर पर कि 2025 के अंदर वो कौन कौन से कारोबार हैं या कौन कौन सी फसलें हैं या कौन कौन सा हिस्सा है कारोबार का फसलों और ज़राअत से मुंसलिक लोगों के लिए जिसमें कि आपको मुनाफा हो सकता है कि जनाब आगे चल के किस किस्म की हमने अपनी आमदनी भी बढ़ानी है। क्योंकि पिछले 3 साल में जिस तरह से मुल्क के अंदर हमें अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि 1 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे चले गए हैं, तो अब हमने निकलना है उससे। तो 2025 उम्मीद है कि वो तब्दीली का साल होगा, वो साल होगा जिसमें कि हम उस जो हम कुएं में फेंक गिरे हुए हैं उनको बाहर निकालेंगे और एक बेहतर मुस्तकबिल के साथ अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो जनाब आज के प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं, लेकिन दरख्वास्त दोबारा करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे कि हम आपसे मुंसलिक होते हैं और आपकी शमूलियत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे जो दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। ये तमाम नंबर आपकी खिदमत में दस्तयाब हैं, ज़रूर इस पर हमसे रब्ते में रहिए। तो जनाब 2025 में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि काया पलट सकती है। इंसान हमेशा अपनी गलती से या दूसरों की जो कोशिशें होती हैं उनमें जो सबक आमूज़ हम कहते हैं कि सबक हासिल करता है और अपने मुस्तकबिल को बेहतर करता है। तो वही हम देखते हैं कि 2024 के दरमियान क्या हुआ ऐसा कि कुछ फार्मर जो थे वो बिल्कुल लुट गए और कुछ उसमें से ऐसे थे जिन्हों को कुछ सहारा मिला कुछ ऐसी फसलों से जो कि दुनिया में जिन्होंने पैसा भी बनाया और पैसा इस तरह से बनाया कि 1 एकड़ से लाखों नहीं बल्कि कुछ हद तो ऐसे भी कहानी थी कि मिलियंस में वो गए, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा इनकम हुई 1 एकड़ से। तो आज के प्रोग्राम में उसके मतलब ज़रूर बात करेंगे। पहले नंबर पे जनाब के इस पूरे घन चक्कर को समझने के लिए मैं बैठा हुआ था, थोड़ी चोट लगी मुझे, तो मैंने देखा कि एक दवाई मैंने ली, वो दवाई जो थी पिछली थी वो एक्सपायर हो गई, तो मैंने नई ख़रीद ली। नई ख़रीद के देखी तो वही कीमत जो 2021 में 91 रुपये की थी, आपको ज़रा महंगाई समझाने के लिए, 2024 में जब उसकी पैदावार हुई तो उसकी कीमत बढ़ के कितनी हो गई, डबल से भी ज़्यादा, 211 रुपये की, 210 की मेरे ख्याल से। तो आपको ज़रा महंगाई, अब हुकूमत अगर ये कहती है जी कि महंगाई पे कंट्रोल कर लिया है, तो एक्चुअली बेस इतनी ज़्यादा हो गई है, इतना ज़्यादा पहले ही उसको महंगाई को बढ़ा दिया गया है कि अब उसके सामने थोड़ी सी भी बढ़े तो वो कहते हैं यार मतलब कोई नहीं, ये तो मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट, या पहले तो 40% 50% होती थी, अब तो हम 6% 7% कर रहे हैं। लेकिन मैं एक अहम नुक्ता जो इस सारी बात में है वो ये है कि शहरों के मुकाबले में 2024 में जो देहात हैं, जो हमारे रूरल एरिया जिसे कहते हैं, उनमें महंगाई की शरह ज़्यादा बढ़ी है। तो ये एक अहम नुक्ता है कि इसका मतलब है कि लोगों की जो कुव्वत ख़रीद थी वो नहीं रही देहात में, जिसकी वजह से उनको महंगाई का बोझ ज़्यादा आना पड़ा। क्योंकि उन्होंने उधार पे जब चीज़ें ली तो उधार पे और ज़्यादा महंगी होती हैं, आपको पता है। तो ये सिलसिला कैसे रुक सकता है, क्या हो सकता है, इस पे आज का ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम में जी सबसे पहले हम आते हैं कि जी किन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो सीज़न था उसमें लगाया और उनको बेहतरी आई। तो जनाब पहले नंबर पे जो हमें हमारी जो स्टडी है, जो हमें नज़र आ रहा है और दुनिया में भी यही नज़र आ रहा है, वो ये है कि 2025 में वो लोग खुसूसन जिन्होंने प्याज का काम किया है, तो प्याज वाले जो है ना उन्होंने तो तबाही फेर दिया जनाब। उनकी तो मेरे ख्याल से एक गाड़ी 17 लाख की एक गाड़ी निकल रही है इस वक्त। तो नंबर 1 पे जनाब प्याज के जो थे, और प्याज ऐसी फसल है जो कि मुल्क के बेशतर इलाकों में लगता है, और प्याज वो फसल है जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसान भाई जिन्होंने के ज़राअत से मुंसलिक लोग जिन्होंने क्या किया कि प्याज उगाया और प्याज उन्होंने उसकी जब पटाई की और उसके बाद जब गाड़ी भरी तो उनके वाफिर मिकदार में पैसा उनका बना है जनाब। इसके साथ साथ अभी टमाटर की जो फसल थी, टमाटर भी पूरे पाकिस्तान में लगता है, टमाटर भी स्टेबल रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 1 महीने बाद मार्च में इंशाल्लाह
रमज़ान की आमद है, तो जनाब प्याज और टमाटर इनके तो जनाब बड़े ही ज़बरदस्त काम है, क्योंकि मुसलमान हैं हम, अपना वो मुनाफा भी थोड़ा हलाल तरीके से कमाते हैं। तो जनाब ये अब सिलसिला जो है वो आगे जा रहा है। तीसरे नंबर पे जनाब आता है मिर्च। मिर्च के जो लोग थे सिंध में खसूसन, इसके अलावा बाकी मुल्क में भी लगती है मिर्च, हम उसको सही तरह मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे जाते हैं तो यकीन करें कि मिर्च भी एक ऐसा है सिलसिला जिसमें कि लोगों ने गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हमने कॉन्केव एग्री के प्लेटफॉर्म से उनको दिया, और उनकी जब हमने टेस्टिंग करवाई, और ये टेस्टिंग के आपके सामने ये चीज़ें आई हैं, ये टेस्टिंग हुई हुई है जी, बेहतरीन मिर्च है, ये एक्सपोर्ट के लिए जो टॉप रैंकिंग मिर्च है ये वो है। और हमने ये चीज़ फार्मर्स को सिखाई कुंडड़ी में, इस तरह पंजाब में, राजनपुर, इसके इर्द गिर्द लोधरा के इलाकों में, और उम्मीद ये है कि इसका भी, क्योंकि पिछले साल हमने मज़ीद मिर्च इंपोर्ट की है और ये पाकिस्तान में बेहतरीन उगाई जा सकती है और बेहतरीन इसके रिज़ल्ट्स आए हैं, तो उन फार्मर्स की भी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये तीन, तो यानी कि अब इसका मकसद ये है कि अब आते हैं उन फसलों पे जो कि हमारी कॉमन फसलें हैं, जैसे कि ग्रेन में या वो फसलें जो कैश क्रॉप हैं। तो सबसे बड़ी फसल जो है वो आ रही है अब कॉटन की। चावल में हमसे गलतियां हुई हैं, चावल में हाइब्रिड ने बड़ा लोगों को मारा है, इसमें बीज ने बड़े लोगों को मारा है, मौसम ने बड़े लोगों को मारा है। तो इसको देखते हुए मेरे ख्याल से अब कॉटन की तरफ अगर आएँ तो कॉटन इस साल भी लोगों ने पैसा कमाया है, 10,000 तक गया है रेट, उससे भी ज़्यादा गया है। लेकिन वो जिनकी फसल बच गई थी, क्यों? क्योंकि पहले हीट वेव ने मारा, फिर बारिशों ने मारा उस वजह से, लेकिन जिन लोगों की फसल बची और जिन लोगों ने किया, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस साल $2 अरब की कॉटन इंपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो रुक गई है, वो मजबूर हो गई है कि वो बाहर से लेके आए। लेकिन उसकी भी एक मेरे ख्याल से हुकूमती सतह पर एक पॉलिसी का फुकदान है जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्या इस 2025 में कॉटन का काश्तकार कामयाब रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, ये हमारा एक फ़लसफ़ा है। क्यों? क्योंकि इस साल जो मार पड़ी है, $2 बिलियन की अब तक की इंपोर्ट कर चुके हैं ये, $2 बिलियन आपको पता है। और जो आसार नज़र आ रहे हैं, अभी ये खुशखबरी भी देता हूँ, वो नज़र ये आ रहे हैं कि आपको मज़ीद ये चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो अगर हमने टेक्सटाइल के अंदर आगे बढ़ना है तो हमें कॉटन रॉ मटेरियल ख़ुद पैदा करना होगा, तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। उसके लिए मियारी बीज जो है बहुत ज़रूरी है जी। तो मियारी बीज के लिए यकीनन उस जगह से लें जहाँ पे कि आपको गारंटीड सीड मिले, अच्छा सीड मिले, वरना इसमें मसले मसाइल जैसे इस साल थे, और नई वैरायटीज़ लें। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है कि सिंगल जीन को हम लेते हैं और उस वजह से फिर हम भुगतते भी हैं। तो आप ट्रिपल जीन पे आएँ, उसकी अर्ली काश्त करें, अच्छा बीज लें, क्लाइमेट रेजिस्टेंट बीज हो, तो आप यकीनन उससे ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं कॉटन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये मुल्क की ज़रूरत भी है और ऑलरेडी हम इसमें नुकसान में जा चुके हैं। एक और जनाब सिलसिला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि दुनिया में पिछले 2 हफ्ते में क्या हुआ है जी, कि वीट की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। इवन इंडिया में जहाँ पे कि स्टेट का कंट्रोल होता है, यानी कि मुल्क की हुकूमत वहाँ पे देखती है, वहाँ पे भी इस टाइम 2 हफ्ते से कीमतें ऊपर जा रही हैं। इंटरनेशनल भी जा रहा है, इंडियन वीट जो है ऊपर, यानी कि जो हमारी वीट है वो ऊपर जा रही है, और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर भी वीट जा रही है और हमारे यहाँ भी वीट ऊपर जा रही है। तो अब जिन लोगों ने वीट लगाई है, अंदाज़ा ये है कि ये वीट इस दफ़ा कम से कम जो है वो 3 से 3,500 रुपये स्टार्ट लेगी, यानी कि पिछले साल वाला हिसाब अब मुश्किल नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले साल तो उन्होंने इंपोर्ट कर ली, लेकिन अब इनके पास क्या है, और डॉलर नहीं है। अब वो डॉलर नहीं है तो अब इस दफ़ा ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपकी जो वीट जिन लोगों ने लगाई है और उन लोगों का चांस है कि वो बेहतर 2025 होगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन 2025 बेहतर साल हो सकता है। इसके साथ साथ हम कॉर्न पे आते हैं। अब कॉर्न का सिलसिला ऐसा हो गया है, जो मकई की काश्त करने जा रहे हैं लोग, मकई में जी पहले नंबर पे बता दूं आपको, कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जिनका के बीज इस टाइम बिल्कुल ब्लैक हो रहा है। अभी सीज़न बहारिया मकई का शुरू हो गया है। आप ये ज़रूर जानें कि बीज जो है वो मियारी बीज लें,
2 नंबर बीज बिल्कुल ना लें। उसका तरीका ये है कि आप उस जगह से लें जहाँ पे कि वो है। मैं एक दो वैरायटीज़ अभी नाम नहीं ले सकता, लेकिन हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन वो उसकी हवा चली हुई है, आपने उस पर नहीं जाना। ठीक है, मिक्स वैरायटीज़ लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर किसी ना किसी से पुराना बीज या आपको जो फेक बीज होता है, यानी कि उसमें अगर कोई फ्रॉड है, तो वो आपको गले ना पड़े, इसलिए आप मिक्स बीज लगाएं। ठीक है। कॉर्न के अंदर कहानी ये है कि 2025 उम्मीद है कि इंशाल्लाह पिछले से बेहतर होगा। क्यों होगा? वो होगा ऐसे कि अभी एक साहब आ रहे हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आते साथ ही, मैंने पहले भी कई दफ़ा प्रोग्राम में जिक्र किया है कि 2025 में चाइना के ऊपर वो पाबंदियां लगा रहा है। और चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर किस चीज़ का है? वो कॉर्न का है, मेज़ का है। वो कहाँ से लेता है जी? अमेरिका से लेता है। और अमेरिका अगर पाबंदियां लगा देता है तो इसका मतलब है कि कॉर्न की मार्केट जो सी है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए वो बड़ी स्टेबल हो जाएगी। तो हमारे वो किसान जो कि मेज़ उगा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि उनका बेहतर मुस्तकबिल होगा। क्यों? क्योंकि ये पैदावार जो है, ये हमारा पिछले सालों के रिकॉर्ड देखें तो वियतनाम में बहुत ज़्यादा मेज़ गई है, तो वो वियतनाम से ही लेंगे या उस चैनल से जाएगी चाइना। लेकिन ये हमारे पास कम से कम एक अच्छी खबर है कि हम अच्छा ग्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ये कुछ सिलसिला था कि हमारा कॉटन, वीट, वेजिटेबल्स, ये तमाम जो उनसे हैं ये बहुत बेहतर हैं और इसका सिलसिला रहेगा भी। इसी तरह गार्लिक में भी उम्मीद ऐसी ही है। एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक मोहतात अंदाजे में अब हमने देखना है कि क्या मसले आ सकते हैं। ये कुछ फसलें मैंने इसलिए बताई हैं आपको कि वो लोग जो इस किस्म की काश्तकारी कर रहे हैं, वो इस पर मेहनत कर रहे हैं, तो उनको क्या नज़र आ रहा है कि 2025 कैसा होगा। वो मुनाफा बख्श कौन कौन सी मुनाफा बख्श फसलें हैं जो कि वो लगा सकते हैं और अपनी बढ़ा सकते हैं। एक अहम फसल जिसको मैं भूल गया वो थी तिल की फसल, सेसमी। सेसमी सीड जो है वो जी, उसमें बड़ी जान है, बड़ी ज़बरदस्त उसकी। इस टाइम पाकिस्तान दुनिया में तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर उसका बन गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये मज़ीद बढ़ेगा सिलसिला। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी उसकी कम है। अगर ये चीन, कोरिया, इन ममालिक में भेजता है तो बड़ा, यहाँ सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, इनके साथ हम कर सकते हैं, तो बहुत बेहतर तरीका हो सकता है। लेकिन इस सब में जो हम सिलसिला देख रहे हैं, एक जो पॉलिसी नहीं है हुकूमत से, बाअदब गुजारिश ये है कि तकरीबन 5 अरब डॉलर की हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा नुकसान होता है। यानी कि हमारी जो 8 बिलियन डॉलर की जो हमारी एक्सपोर्ट है पिछले साल की एग्रीकल्चर की, और उसमें हम उसको 12-13 बिलियन डॉलर पे आसानी से लेके जा सकता है अगर हमारा ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी सिलसिला है इसको अगर हम थाम लें, अगर हम किसी तरीके से टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा हो रहा है। हमारा, आपको पता है कि 90% से ज़्यादा पानी जो उनसा है वो कहाँ जाता है? वो चला जाता है कहाँ पे? एग्रीकल्चर में। अब मौजूदा हालात देखें कि दिसंबर का पूरे महीने बारिशें नहीं हुई। रेन फेड एरिया जिसे हम बरानी इलाके कहते हैं, वहाँ की तमाम गंदम जो है उसके ऊपर ख़तरे की तलवार लटक गई है कि इस दफ़ा एक तो वैसे ही गंदम कम लगाई है, ऊपर से वो क्या कहते हैं कि आपकी ऊपर बारिशों की भी एक जो है ना वो कांटा लग गया, यानी कि बारिशें नहीं हुई। उस वजह से क्या हुआ कि तमाम फसल जो उनसी है वो डिस्टर्ब हो गई है। अब जिनके पास पानी नहीं है, या पानी के लिए आपको पता है कि अभी हमारा वो भी सिलसिला हो गया, हुकूमत पंजाब इस तरह से शुरू करती है कि हमारी जो खालों की सफाई का सीज़न है वो भी शुरू हो गया, तो नहरें बंद हो जाती हैं। तो अब अगर बराने इलाही की तो दुआ करें सब। इसके अलावा हुकूमत को मेरे से इंटरवीन करना चाहिए। इंडिया में कुछ तकरीबन 60,000 करोड़ का उनका प्लान है, जिसमें कि तकरीबन 26 मिलियन फार्मर जो उनसा है इंडिया में, उसने ख़रीफ के जो सीज़न था 2024 का, उसमें उन्होंने बीमा की लिया है। तो ये हुकूमत ने वहाँ पे इंटरवीन किया और इस किस्म की सहूलतें पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से फार्मर को मिलनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक बन चुका है हमारे लिए, एक जिसे कहते हैं ना कि रुकावट बन चुकी है, हमारी पैदावार को नुकसानदेह कर रही है। दूसरा ये तरीका जो 2025 में अगर आपने करना है तो वो खुदा के लिए एक किसानों से दरख्वास्त ये है कि वो
अपने एग्रो इकोलॉजिकल जोन के मुताबिक फसल की काश्त करें। आप हरगिज़ ये काम ना करें जिस तरह चावल में इस साल किया है कि हाइब्रिड की काश्त अगर सिंध में ज़्यादा बेहतर होती है तो आपने पंजाब में क्यों लगाया जनाब? वस्ती पंजाब में आपकी बासमती है, उसके बहुत ज़्यादा गाहक हैं, आपने हाइब्रिड लगा दिया। हाइब्रिड से क्या हुआ है? ना फसल हुई, नुकसान भी आपको उठाना पड़ा। तो वो किस्म की वो वैरायटियाँ, वो फसलें जो कि आपके इलाके के लिए बनाई गई हैं, आपके क्लस्टर में बताई गई हैं, आप ज़रूर उसके बारे में आगाही हासिल करें और इस सिलसिले में हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो ये 2025-26 इंशाल्लाह अगर ये चीज़ें हम करते हैं तो बहुत बेहतर हो जाएगा जी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, शुगर केन, आपको पता है कि हमारी कोई पिछले साल वैसे चावल की जो पैदावार थी वो नीचे आई है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गलत फैसलों की वजह से। इसी तरह शुगर केन में भी अभी क्या हुआ है कि गंदम की वजह से शुगर केन पे लोग जा रहे हैं कि पिछले साल शुगर केन 3% कम हो गया था। तो शुगर केन या गन्ना जो सा है या कमाद जो है उसकी फसल की भी आपको पता है कि हमारे लिए वो वैरायटियाँ होनी चाहिए जिसमें कि ज़्यादा बेहतर हम कर सकें काम। तो ये भी आपसे दरख्वास्त है, उसकी भी वो भी स्टेबल रहेगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी स्टेबल रहेगा। तो ये साल जो अभी हमने नेगेटिव किया है, यानी कि 6% की ग्रोथ की जगह अभी हम जो 1% से भी नीचे आ चुके हैं, इसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं, बाउंस बैक जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो उसका एक और तरीका है, उस पर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी बात करूँगा, वो है प्रोसेसिंग यूनिट्स का। वो हमारी एक बहुत बड़ा मसला है जी प्रोसेसिंग का। यहाँ पे हुकूमत का काम बनता है कि वो एनेबलर के तौर पे काम करे, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करे, और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और हुकूमत, इनका अगर दोनों ने मुनाफा बख्श होना है और सबको हमने करना है तो उनको फिर एग्रीटेक में आना पड़ेगा। जैसे कॉन्केव एग्री एक एग्रीटेक कंपनी है, हमारे मुल्क में सैकड़ों एग्रीटेक कंपनीज होनी चाहिए, और उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़ी जो खाद की कंपनियां हैं, सीड की कंपनियां हैं, फूड की कंपनियां हैं, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स साल में कमाती हैं बाहर भेज के, उनको मेरे ख्याल से एग्रीटेक जैसी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। बैंक्स को इसमें आना चाहिए, बैंक को इन्वेस्ट करना चाहिए एग्रीटेक्स के अंदर। तो अगर ये सिलसिला अगर हम मिल के करते हैं तो आप यकीन करें कि इस वक्त जो सबसे प्रॉमिसिंग सिलसिला हो सकता है वो एग्रीकल्चर हो सकता है। पाकिस्तान की ग्रोथ 6% थी, इंडिया में पिछले साल उसकी ग्रोथ रही है 8.5%। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी वो आएगी कहाँ पे? वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में आएगी। तो अगर इंडिया में एग्रीकल्चर में आ सकती है तो 2025 पाकिस्तान में यकीनन किसका साल होना चाहिए? वो साल होना चाहिए एग्रीकल्चर का। तो ये एक अहम नुक्ता है जिसके ऊपर कि मैंने बात करनी थी, क्योंकि हुकूमत खुद कहती है कि आईटी और एग्रीकल्चर दो ऐसे शोबे हैं जो पाकिस्तान के कमाऊ पूत हैं। तो उन कमाऊ पूत को अगर मिला देंगे और एग्रीटेक को हम सपोर्ट करें, हुकूमती सतह पर भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, इन सब को आना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्ट करें, इसमें आप आगे लेके चलें। क्यों? क्योंकि इसके बगैर अब दुनिया में कहीं पे भी आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, आप ब्राज़ील, हर जगह पे जो है एग्रीटेक्स को जो है वो उन्होंने एग्रीकल्चर को बेहतर किया है, बेहतर नहीं बल्कि इंतहाई मुनाफा बख्श भी बनाया है। तो इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त है जनाब कि हर चीज़ की डेटा डेटा डेटा, हम यही कहते हैं, हर चीज़ की रिपोर्टिंग ठीक तरीके से होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में पॉलिसी ठीक बननी चाहिए, और ये रोल होता है एग्रीटेक्स का। तो एग्रीटेक्स को आप सपोर्ट करें, इसमें इन्वेस्ट करें, हुकूमत को मेरे ख्याल से बड़ी इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनानी चाहिए। और इसके साथ मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम में आपके सवालों का अब इंतज़ार रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने 2025 का खाका आपके सामने रख दिया है। इस पे आप तनकीद भी कर सकते हैं, इस पे आप अपने सवाल भी दे सकते हैं, तजावीज़ भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसी सिलसिले को आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान में गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इन तमाम चीज़ों के साथ लेकर और एक बेहतर एग्रीकल्चरल मुल्क इसको बनाना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।